नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम हिंदी के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज मैं आप सबके लिए के और क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा दिया गया है। देखिए, बात करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि तुम दिन भर घूमते रहते हो। भर शब्द में कौन सा अव्यय है? क्या क्वेश्चन क्या है, फिर से देखें। लिखा है तुम दिन भर घूमते रहते हो। भर शब्द में कौन सा अव्यय है? इसमें बताना है क्या अव्यय बताना है, क्या अव्यय किस में बताना है? भर शब्द, ये भर शब्द में क्या बताना है? अव्यय बताना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हमारा क्या विस्मयबोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर सी है हमारा निपात। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्या संयोजित। क्या है हमारा संयोजित। तो बताइए जी, भर शब्द जो है, ये भर शब्द, इसमें कौन सा अव्यय बताना है? अव्यय। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा कौन सा? सी। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा ये होगा निपात। क्या होगा? इसमें होगा क्या? निपात होगा। ठीक है, अगर देखो मैं निपात की बात करती हूँ तो देखो निपात क्या है। निपात क्या है? निपात को देखें कि निपात उन शब्दों को कहते हैं जो किसी बात पर विशेष बल या जोर देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। निपात किसे कहते हैं? जो किसी बात पर विशेष बल या जोर देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्या? जोर देने पर बोला है, जोर देने पर, देने के लिए या उपयोग के लिए मतलब उपयोग किए जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम निपात। जैसे कि इसके एग्जाम्पल लिख लेती हूँ मैं। जैसे भी, ही, तो, क्या भी, ही और क्या क्या है इसके? तो, तक, केवल, तो, तक, केवल आदि। ये क्या है? ये इसके उदाहरण है। किसके? निपात के। ये हमारे क्या है? ये निपात के उदाहरण है। क्या है? निपात के उदाहरण। क्या बताया था मैंने? निपात की परिभाषा क्या बताई थी कि जो किसी बात पर विशेष बल या जोर देने के लिए उपयोग में किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम निपात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उनको हम निपात कहते हैं। अब देखो आगे, अगर मैं आगे बात कर दूँ किसकी? अगले ऑप्शन नंबर क्या है? देखें, अगर मैं विस्मय बोधक की बात करती हूँ। देखो विस्मय बोधक, अगर विस्मय बोधक की बात करते हैं तो विस्मय बोधक अव्यय क्या होता है? देखो, जिसमें इसकी, अगर मैं विस्मय बोधक की परिभाषा की बात करूँ, इसकी मैं छोटी सी परिभाषा बताती हूँ। क्या है? जैसे कि वह शब्द या छोटा वाक्यांश है। क्या? वह शब्द है या फिर छोटा वाक्यांश है जो क्या कि जो अजान, यानी कि अजान किसी तीव्र भावना जैसे मतलब खुशी, आश्चर्य या दुख या उत्साह को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्त। यानी कि जो कोई खुशी है, उत्साह या फिर भावना के लिए क्या? उत्साह क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम विस्मय बोधक कहते हैं। जैसे कि राम राम, वह, तो ये सब किस में आते हैं? ये हमारे विस्मय बोधक में आते हैं। ठीक, किस में आते हैं? विस्मय बोधक में। ठीक है, तो देखें क्या बताया मैंने। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर वह, क्या एक शब्द हमने यहाँ पे ले लिया, क्या? वह। ये किस में आता है? ये हमारे विस्मय बोधक में आता है। यहाँ पे हमने ले लिया जैसे कि राम राम, क्या? राम राम, राम राम, और क्या? राम राम। यहाँ पर ये यहाँ पर ये जो चिन्ह होता है ना, ये हमारा देखो विस्मय बोधक का चिन्ह, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा विस्मय बोधक का चिन्ह होता है। क्या होता है? विस्मय बोधक का चिन्ह। हाय, क्या? जैसे हाय लिख दिया हमने, हाय। तो ये भी किसमें? ये हमारे किसके उदाहरण? ये हमारे विस्मय बोधक के उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करें तो देखो, अगर मैं बात करती हूँ किसकी? संबंध बोधक की। तो संबंध बोधक क्या है? देखो, संबंध बोधक क्या है वो देखते हैं। संबंध बोधक यानी कि जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम
या क्रिया के साथ दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। फिर से देखिए परिभाषा क्या थी इसकी, मैंने क्या बताई थी, जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के साथ दर्शाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संबंध बोधक। जैसे कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखूं, यानी कि जैसे में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, से आगे, आगे से पीछे, की ओर, ये सब हमारे किसके हैं, ये हमारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, किसके, संबंध बोधक के। जैसे में, मैंने एक लिख दिया इसमें, जैसे कि में, से, पर, से, पर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे किसके, संबंध बोधक के क्या है, एग्जाम्पल। अगर देखो, अगर मैं संयोजक की बात करती हूँ, किसकी, संयोजक। देखो संयोजक क्या, अगर संयोजक की छोटी सी परिभाषा बताऊँ, ये कहता है संयोजक का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना, यानी कि जोड़ने वाला या वह वस्तु या व्यक्ति जो किसी चीज़ को साथ लाता है, किसी चीज़ को साथ लाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम संयोजक कहते हैं। देखिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि तृष्णा के विपरीतार्थ, क्या, विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है, विपरीतार्थ, क्या, विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। किसका, विपरीत अर्थक शब्द का चयन। तो देखो इसमें बताइए कौन सा होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। देखिए विपरीत अर्थक शब्द का चयन करना है, किसका, तो देखिए क्या है इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, एक होगा क्या, वृत्त शरण, क्या वृत्त शरण, क्या होगा, वृत्त शरण होगा, या वृत्त शरणा होगा, या क्या होगा, तृप्ति होगा, या फिर इसमें लोभ होगा। क्या होगा, लोभ होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बताए, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी। कौन सा होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या होगा, वृत्त शरणा होगा। क्या होगा, वृत्त शरणा। अगर देखो, अगर मैं वृत्त शरणा की बात करूँ तो इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्या, लालसा या इच्छा का अभाव। क्या होता है, लालसा या फिर इच्छा का अभाव। ठीक, क्या होता है, इच्छा का भाव, यानी कि प्यासे से मुक्ति। इसका मतलब होता है क्या, प्यासे को प्यास लग रही है, उसकी प्यास बुझ जाए तो क्या, प्यासे को मुक्ति। या फिर ये शब्द क्या है, प्यास से मुक्त हो जाना ही मतलब कि क्या होता है, वृत्त शरणा होता है। ठीक है, अगर मैं बात कहूँ कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है, ये शब्द कहाँ से लिया गया, ये शब्द संस्कृत से आया है। कहाँ से आया है, ये शब्द आया है कहाँ से, संस्कृत से। तो ये शब्द कहाँ से आया है, ये शब्द आया हमारे संस्कृत से। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे देखें। अब देखें अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे, देखें तो देखें क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि हमारा कि जहाँ, अगला क्वेश्चन पढ़े, जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वही विलाप से आशय है, वही विलाप से आशय है। ठीक है, तो बताइए इसमें ऑप्शन नंबर एक क्या, रो रो कर अपना दुख कहते जाना, आवाज के साथ रोना, जोर जोर से रोना, हाथ पटक पटक कर रोना। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा होगा इसमें ए। क्या होगा, ए क्या होगा, रो रो कर अपना दुख कहते जाना, रो रो कर क्या, अपना दुख कहते जाना। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। क्या है, संबंधवाची बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, संबंधवाची है। ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसको मैं इसे यहाँ पर काट रही हूँ। ठीक है, क्या बताना है इसमें, संबंधवाची बताना है। तो देखो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। क्या होगा, ये ए होगा। ठीक, ए। तो बताइए इसमें क्या संबंधवाची, देव होगा, देवी होगा, ये देव्य होगा, ये देवता होगा। क्या होगा इसमें, तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी। क्या होगा, सी। ये क्या होगा, इसमें देव्य होगा। क्या होगा, देव्य होगा। ठीक है,
देखो अगर मैं देव की बात करती हूँ, किसकी, देव की, अगर मैं देव की बात करती हूँ तो देव को क्या कहते हैं, देव को कहते हैं चमकीला। क्या कहते हैं, देव को कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं हम चमकीला। देव को क्या कहते हैं, देव को कहते हैं चमकीला। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको चमकीला कहते हैं। आगे बात करते हैं, देखें आगे है, अगर देव की बात करें, देव को कहते हैं क्या, हम चमकीला। अगर देखो देवता की तो पता होगी, देवता किसे कहते हैं, ठीक, देवता किसे कहते हैं। अगर देखो देवी की बात करें तो हम देवी को क्या कहते हैं, देवी का मतलब होता है रानी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम रानी, या फिर बोल दे क्या, कुलीन, क्या कुलीन महिला, कुलीन महिला या पवित्र महिला, इसको हम बोल देते हैं कुलीन महिला। ठीक, कुलीन महिला, या फिर हम इसको पवित्र, क्या पवित्र महिला, यानी कि पवित्र होता भी बोल सकते हैं। क्या, पवित्र भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये मिटा देती हूँ, मैं खाली पवित्र ही लिखती हूँ। क्या लिखती हूँ यहाँ पर, पवित्र होता है। क्या होता है, पवित्र होता है। ठीक है, क्या होता है, पवित्र होता है। यहाँ पर खाली मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है वो देखते हैं। हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है। क्या बताना है, इसमें परसर्ग बताना है। क्वेश्चन क्या है कि मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है। तो देखो इसमें क्या कर्म होगा, या अपादान होगा, या अधिकरण होगा, या संप्रदान होगा। क्या होगा इसमें, या फिर इसमें संप्रदान होगा। तो बताइए इसमें क्या होगा, इसमें परसर्ग बताना है। क्या बताना है, परसर्ग। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसमें हमारा कौन सा, सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसमें, अधिकरण होगा, अधिकरण। अगर मैं अधिकरण की बात करूँ तो अधिकरण का मतलब क्या होता है, देखो अधिकरण किसे कहते हैं, ये कहते हैं जो क्रिया के आधार पर हो। क्या होता है, जो क्रिया के आधार पर, यानी कि स्थान समय अवसर आदि का बोध कराता है। क्या, जो स्थान समय आदि का बोध कराता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। मैं लिख देती हूँ क्या, जो क्रिया के आधार पर हो। यहाँ पर देखें क्या, जो क्रिया के आधार पर हो, जो क्रिया के आधार पर हो, और क्या है, जो स्थान समय अवसर, जो स्थान समय अवसर, जो स्थान क्या, समय अवसर आदि का बोध कराते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, हम उनको अधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको अधिकरण। अगर मैं अधिकरण की कारक चिन्ह की बात करूं, क्या, अगर मैं अधिकरण के कारक चिन्ह की बात करूं तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, देखें क्या होता है इसका कारक चिन्ह की, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, इसके कारक चिन्ह की बात करूँ तो इसको होता है में पर। क्या होता है, में पर। ये इसका क्या होता है, ये इसका कारक चिन्ह होता है, किस पर, में पर। ठीक, ये किसके बारे में हमने पढ़ा था, किसके में, अधिकरण के में। देखो अगर मैं कर्म की बात करूं तो देखो, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, कर्म की बात करूं तो देखो कर्म की बात करते हैं। देखिए आगे, देखिए अगर मैं किसकी बात करती हूँ यहाँ पर, कर्म की,
कर्म की बात करें तो देखें कर्म का क्या है, जो मतलब क्रिया से प्रभावित होने वाला, क्रिया से प्रभावित होने वाला। होने वाला क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, जो कर्म कहते हैं। अगर मैं कर्म के कारक चिन्ह की बात करूँ तो कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, देखिए क्या इसका कारक चिन्ह क्या होता है। अगर मैं किसकी कर्म के कारक चिन्ह की बात करूँ तो इसका कारक चिन्ह होता है कि को, किसके लिए, को, रा, ये सब हमारे क्या होते हैं, इसके कारक चिन्ह होते हैं। जो एक पर ये चंद्र बिंदु वाला होता है, ये भी हमारे क्या होता है, ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं। ठीक, तो ये देखें। अब बात करते हैं मैं किसकी, देखो अपादान। अगर मैं अपादान की बात करूँ तो अपादान क्या है, अपादान का मतलब होता है किसी क्या, मतलब जहाँ अलगाव हो, क्या हो, जहाँ पर अलगाव हो वहाँ क्या ध्रुव स्तर में क्या अपादान होता है। यानी कि कोई चीज़ किसी भी से अलग हो रही है। यानी कि एग्जाम्पल लिया जाने, जैसे कि हमने पेड़ से पत्ता गिरा, क्या पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हुआ है, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा अपादान कारक होगा। क्या होगा, इसमें हमारा अपादान कारक होगा। अपादान कारक चिन्ह की बात करें तो क्या होता है, इसमें से होता है। अपादान कारक चिन्ह की बात करती हूँ मैं, तो चिन्ह क्या होता है इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह होगा से अलग होना किसी भी चीज़ से। यानी कि किसी भी चीज़ को क्या अलग होना ही क्या कहलाता है, हमारा अपादान कारक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, संप्रदान कारक की, संप्रदान कारक की बात करती हूँ तो देखें आगे। संप्रदान कारक की बात करें तो देखो, संप्रदान कारक का मतलब क्या होता है कि जिससे क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध हो, या जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न हो, क्या जिसके लिए क्या कोई क्रिया संपन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक चिन्ह की बात करें तो इसके चिन्ह क्या होता है, को के लिए, क्या होता है, को, इसके चिन्ह की बात करती हूँ मैं। तो ये क्या होता है, इसका कारक चिन्ह होते हैं। क्या बताया मैंने कि कोई क्रिया जो संपन्न हो रही है, क्या संपन्न हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। क्या बताना है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पक्ष कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी काल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम वाच्य कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर होगा इसमें हमारा क्या, बी, क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या होगा, ये होगा हमारा काल। ठीक है, क्या होगा, काल। अब देखो मैं काल की बात करूं तो काल जो होता है हमारे, काल के कितने भेद होते हैं, काल के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा वर्तमान काल, दूसरा होता है हमारा भूतकाल, तीसरा होता है हमारा भविष्य काल। कौन सा होता है, भविष्य काल। ठीक है, अगर देखो मैं बात करती हूँ किसकी, वर्तमान काल की, तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसे वर्तमान काल कहते हैं कि क्रिया व्यापार को निस्तारता रहती है। क्या क्रिया जो है व्यापार की क्या निस्तारता रहती है। अगर मैं इसकी भी बात करूँ, किसकी, वर्तमान काल की बात करूँ तो देखो वर्तमान काल भी क्या प्रकार के होते हैं, हमारे 4 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल क्या प्रकार के होते हैं, हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं वर्तमान काल। तो देखो पहला कौन सा होता है हमारा वर्तमान काल में, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है हमारा तात्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा होता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथा होता है हमारा क्या, संभाव्य वर्तमान काल। तो ये कितने होते हैं हमारा, इसके कितने भेद होते हैं, देखो मैं पहले काल के भेद बता दूं। काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं काल के। पहला मैंने बताया था क्या, वर्तमान काल,
क्या होता है हमारा, पहला होता है हमारा वर्तमान काल, दूसरा होता है हमारा कौन सा, भूतकाल। ठीक, दूसरा कौन सा होगा हमारा भूतकाल, और तीसरा होता है कौन सा हमारा भविष्यता काल। कितना कौन सा होता है, तीसरा होगा हमारा कौन सा, भविष्यता। ठीक है, तो तीसरा कौन सा होता है हमारा भविष्यतः वर्तमान काल होता है। कौन सा, वर्तमान काल। कौन सा, भविष्यतः वर्तमान काल। ठीक, कौन सा होता है, भविष्यतः वर्तमान काल होता है। ठीक, अब देखिए आगे बात करें, अगर मैं किसकी बात करूँ, मैं वर्तमान काल की बात करती हूँ। देखो वर्तमान काल की क्या परिभाषा होता है, जो वर्तमान में क्रिया हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। अब इसके भी कितने भेद होते हैं, इसके हमारे 4 प्रकार होते हैं। कितने, 4। अभी बताया था मैंने कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है हमारा तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा होता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथा होता है हमारा क्या, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक, अब बात करती हूँ मैं, देखो किसकी, भूतकाल की। अगर मैं भूतकाल की बात करी तो देखो भूतकाल की क्या परिभाषा होगी, ये होगी क्या, यानी कि जो क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। जहाँ पर क्रिया यानी कि समाप्ति का बोध होता है तो वहाँ पर क्या होगी हमारी, जहाँ पर क्रिया यानी कि समाप्त होगी वहाँ पर होगा हमारा क्या, भूतकाल। तो इसके भी देखो कितने भेद होते हैं, इसके भी हमारे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, और जो तीसरा होगा वो होगा अपूर्ण भूतकाल, चौथा होगा इसका क्या, संदिग्ध भूतकाल, और जो पांचवा होगा इसका हमारा होगा हेतु मध्य भूतकाल। तो इसके भी कितने भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। अब देखो भविष्य है काल की, ये भविष्य काल की बात करें, अगर भविष्य की परिभाषा बताई तो देखो ये है कि भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध कराती है, यानी कि जो भविष्यता में होने वाली क्रिया है उसका बोध कराती है। कौन सी, भविष्य है वर्तमान काल। ठीक, अगर मैं इसके भविष्यता वर्तमान की काल की बात करूँ तो देखो इसके कितने भेद होते हैं, इसके होते हैं हमारे 3 भेद। कितने भेद होते हैं, इसके होते हैं 3 भेद। पहला होता है हमारा इसका सामान्य भविष्यता काल, दूसरा होता है क्या हमारा संभाव्य भविष्यता काल, और तीसरा होता है इसका हमारा कौन सा, हेतु मत भविष्यता काल। कौन सा, भविष्यता काल। ठीक है, आगे बात करें, आगे देखें, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, लिखा है क्या, पहले इसी में देखते हैं। अगर मैं देखो मैं इसकी बात करती हूँ किसकी, वाच्य की, तो देखो वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य। अगर मैं वाच्य की बात करती हूँ, वाच्य की परिभाषा क्या होगी, वाच्य की परिभाषा होती है कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। क्या है, वाच्य जो होता है ये क्रिया का रूपांतरण होता है। क्या होता है, वाच्य की बात करती हूँ मैं, वाच्य क्रिया का वाच्य की बात करते क्या है, वाच्य जो होता है वो क्या होता है, क्रिया का रूपांतरण होता है। तो क्रिया का क्या होता है, ये क्रिया का रूपांतरण होता है। क्या, क्रिया का रूपांतरण होता है। ठीक है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव से किसकी प्रधानता होती है। क्या, जो मतलब वाच्य है, वाच्य से हमें क्या पता चलता है, जो मतलब वाक्य में कर्ता है, कर्म है, भाव है, या फिर किसी की प्रधानता होती है। तो हमें किससे पता चलता है, ये हमें किससे पता चलता है, हमें क्रिया वाच्य से पता चलता है। ठीक है, किससे पता चलता है, वाच्य। अगर देखो मैं वाच्य की बात करूँ तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने, वाच्य के भी हमारे 3 भेद होते हैं। ठीक, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो पहला होता है इसमें कृतवाच्य। क्या होता है, पहला इसका जो भेद होगा, पहला कौन सा होगा, वो होगा कृतवाच्य। क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर इसके भेद लिखे देती हूँ।
इसका क्या होगा, पहला होगा इसका कृतवाच्य। अगर देखो मैं कृतवाच्य की बात करूं, अगर मैं इसकी परिभाषा बताती हूँ छोटी सी, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य क्रिया या कर्ता का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कृतवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कृतवाच्य। फिर से सुने परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य क्रिया का कर्ता का बोध वह कृत होता है तो वह क्या कहलाता है, वह हमारा कृतवाच्य कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिखती हूँ। जैसे कि देखो इसमें क्या है, इसमें जो है लिंग वचन कर्ता के अनुसार भी होता है। क्या, लिंग वचन और कर्ता के अनुसार भी होता है, किसमें, कृतवाच्य में। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, किसकी, इसके एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने इसका एग्जाम्पल लिया कि बच्चा खेलता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कृतवाच्य होगा। या फिर मैं कर दूँ, मैं लिख देती हूँ क्या, जैसे घोड़ा भागता है, क्या, घोड़ा भागता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, हमारा किसका होगा, कृतवाच्य का। देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या, पहला एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं इसका, बच्चा खेलता है। बच्चा खेलता है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये होगा हमारा कृतवाच्य का। ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखो अगर मैं किसकी बात करती हूँ, इसका दूसरा प्रकार, किसका, इसका जो क्रियावाच्य का जो दूसरा भेद है वो होता है हमारा कौन सा, वो होगा हमारा कौन सा, कर्मवाच्य। क्या होगा, वो होगा हमारा कर्मवाच्य। वो होगा हमारा कर्मवाच्य। अगर देखो मैं अगर कर्मवाच्य की बात करती हूँ तो देखो कर्मवाच्य क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य कि क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप में वाक्य का जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य यानी कि कर्म प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं, हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो देखो अगर मैं कर्मवाच्य के एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे कि छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जाता है, क्या किया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। तो आगे बात करते हैं, आगे इसका जो तीसरा होगा वो होगा हमारा भाववाच्य। क्या होगा, तीसरा जो होगा वो होगा हमारा भाववाच्य। क्या होता है, भाववाच्य होता है। भाववाच्य, अगर मैं भाववाच्य की परिभाषा की बात कर दो, देखो भाव परिवाच्य किसे कहते हैं, क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य है जिसके वाक्य में क्या भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। यानी कि जो भाव है, भाव का जो मतलब भाव बताता जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। या फिर क्या होता है, ये क्रिया की प्रधानता का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य। अगर हम देखो मैं भाववाच्य का एग्जाम्पल, यानी कि जैसे कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, क्या, अब मुझसे रहा नहीं जाता, तो इसमें क्या, रहा नहीं जाता, उसका क्या, उसका भाव पता चल रहा है, उससे रहा नहीं जाता, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा भाववाच्य होगा। अगर मैं इसके एक और एग्जांपल लूँ, जैसे कि क्या, गौरव से सोया नहीं जाता, क्या नहीं जाता, गौरव से सोया नहीं जाता, तो ये क्या है, ये भी क्या होगा, ये हमारा एग्जाम्पल किसका होगा, भाववाच्य का। ठीक, अगर मैं बात करती हूँ, देखो पक्ष, किसकी बात करती हूँ, पक्ष, तो देखो पक्ष किसे कहते हैं, क्या, अगर मैं पक्ष की बात करूं, क्या पक्ष की बात करूं तो पक्ष किसे कहते हैं, देखें तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ क्रिया, देखो मैं लेती हूँ पहले क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया के दो, ऐसे सुने ऐसे बताती हूँ, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया। क्या, एक तो होती है मुख्य क्रिया, एक होती है सहायक क्रिया। अगर मैं सहायक क्रिया की बात करूँ तो सहायक क्रिया के हमारे कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। किसके, सहायक क्रिया के चार भेद। देखो पहला होता है उसका क्या, काल, दूसरा होता है क्या, पक्ष, फिर तीसरा होता है वृत्ति। अगर चौथे की बात करते चौथा होता है वाच्य। क्या होता है, वाच्य। अब देखो काल के मैंने कितने भेद बताए, काल के मैंने तीन भेद बताए, कितने, तीन। अब देखो अगर मैं पक्ष की बात करती हूँ, क्यों, इसकी पक्ष की दूसरा भेद जो होगा पक्ष होगा। अगर मैं पक्ष की बात करूँ, देखो पक्ष का अर्थ होता है क्या, पंख, पंख या फिर और, क्या होता है, पंख, क्या होता है, पंख। ठीक, किसका, पक्ष का अर्थ क्या होता है, पंख। ठीक है, क्या होता है, पंख। अब देखें अगर मैं पंख पक्ष की भी बात करती तो पक्ष भी क्या प्रकार के होते हैं, ये होते हैं हमारे क्या के, सुनो मैं पहले पक्ष की परिभाषा बताती हूँ। पक्ष जो है किसे कहते हैं, देखो ध्यान से सुने कि किसी वस्तु या व्यक्ति का दायां या बायां भाग किसी विशेष स्थिति से दाहिने या बाएं पड़ने वाला विस्तार जो होता है वो ही क्या होता है, हमारा पक्ष होता है। क्या होता है, पक्ष। अगर मैं पक्ष की भी बात करूँ तो देखो पक्ष क्या प्रकार के होते हैं, पक्ष हमारे चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के,
4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है नृत्य, क्या होता है? पहला होता है नृत्य। फिर दूसरा होता है क्या? सातत्य, क्या? सात्य। फिर होता है तीसरा हमारा पूर्ण, क्या होता है? पूर्ण। जो चौथा होता है वो होता है हमारा स्थित आत्मक, क्या होता है? स्थित आत्मक, ठीक। क्या होता है? स्थित आत्मक, ठीक। अब देखिए आगे आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। काल तो भूतकाल की तो आपको पता है, ये तो काल का ही भेद है। भूतकाल किसका? ये तो काल का ही भेद है। आगे बात करें, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं क्या? जो ये है सामंजस्य, सामंजस्य को क्या कहते हैं? इसको बताना है। इसको क्या कहते हैं? ठीक, क्या कहते हैं इसको? इसको पदक्रम कहते हैं, अन्वय कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको क्या? पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य या विधेय। तो इसको हम क्या कहते हैं? देखें इसको क्या कहा जाता है, बताइए। तो देखो, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी। कौन सा होगा? बी। इसको हम क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम अन्वय। अब देखो अगर मैं अन्वय की बात करूं तो अन्वय की परिभाषा, अन्वय किसे कहते हैं? देखिए लिखें कि जिनमें शब्दों का तार्किक क्रम, जिनमें शब्दों का क्या? तार्किक क्रम, तार्किक संबंध, वंश या पारिवारिक संबंध और सकारात्मक शामिल है। क्या? सकारात्मक शामिल है। तो इसको ही क्या कहते हैं? हम इसको अवनय कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनय ही कहते हैं, ठीक है। तो देखो आगे बात करते हैं किसकी? अगर मैं बात करती हूँ किसकी? पदक्रम की। किसकी? पदक्रम। तो देखो पदक्रम किसे कहते हैं? पदक्रम कहते हैं कि किसी वाक्य में शब्दों या पदों का सही क्रम आना ही क्या कहता है? पदम क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर सुने कि किसी वाक्य में शब्दों या पदों का सही क्रम में लाना ही या आना ही क्या कहता है? हमारा पदक्रम कहता है, ठीक। देखो अगर मैं उद्देश्य की बात करती हूँ, किसके? उद्देश्य। ऐसे ही देखिए उद्देश्य के बारे में बात करते हो। देखो उद्देश्य का मतलब क्या है कि विशेष लक्ष्य या इरादे से होता है। क्या? उद्देश्य जो होता है वो किससे होता है? विशेष, किससे? किसी विशेष लक्ष्य या फिर क्या? इरादे से होता है। क्या? उद्देश्य, ठीक। अगर बात करते हो किसकी? विधेयक की। तो देखो विधेयक क्या होता है? विधेयक की बात करते हैं कि वाक्य का वह हिस्सा है जो उद्देश्यकर्ता के बारे में कुछ बताता है, उसे विधेयक कहते हैं। क्या होता है ये? विधेय जो है वाक्य का वह हिस्सा है जो किसके? उद्देश्य के, जो उद्देश्यकर्ता के बारे में कुछ बताता है, तो उसको क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखें अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो बताइए पहला ऑप्शन क्या? उच्छिप्त होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा पार्श्विक होगा, तीसरा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी सैघोष होगा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? ऊष्म होगा। क्या होगा? ऊष्म होगा। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। क्या होगा? सी। अगर देखो कौन सा होगा? सैघोष होगा। अगर मैं सैघोष की बात करूँ तो बताइए कि सैघोष किसे, कौन कौन से व्यंजन आते हैं सैघोष में? कौन कौन से आते हैं बताइए। यानी कि सैघोष में जो आते हैं, तो देखो इसमें हमारा जो आता है क्या होता है? देखो सैघोष में हमारे कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें आते हैं कि हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। क्या होता है इसमें? इसमें हमारा क्या? प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? तीसरा, मैं लिखती हूँ यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा क्या? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आते हैं। इसमें वर्ण आते हैं। क्या? इसमें वर्ण आते हैं। और किसकी बात करते हैं? और देखो इसमें सभी स्वर आते हैं। सभी क्या आएंगे इसमें? हमारे इसमें सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं इसमें? हमारे स्वर कितने होते हैं? हमारे 11। कितने होते हैं? 11। तो देखो सभी इसमें क्या आते हैं? स्वर आते हैं। और इसमें हमारे क्या आएंगे? इसमें हमारे अंतस्थिय व्यंजन आएंगे। क्या आएंगे इसमें? हमारे अंतस्थिय व्यंजन। तो
अंतस्थित व्यंजन आएंगे। अंतस्थित व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, ये रे ले वे, कौन कौन से होते हैं, ये रे ले वे। देखो अंतस्थित व्यंजन हो गए हमारे, अंतस्थित व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, ये रे और ले और वे, ये कौन से होते हैं हमारे अंतस्थित व्यंजन। और एक इसमें आता है हमारा क्या है, क्या आता है इसमें हमारा है भी आता है हमारा इसी में, किस में आता है, सहघोष में क्या आता है। अगर देखो मैं है की बात करूँ तो है को हम अलिजीवा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम अलिजीवा भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो इसमें है भी हो गया। अब इसमें दो और आते हैं हमारे, कौन कौन से, दो, जिसको कहते हैं हम क्या, उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो कौन से आते हैं इसमें हमारे, दो और आते हैं, कौन से, उच्छिप्त व्यंजन। कौन कौन से, ये वाले, एक तो ये और एक हमारा ये, और एक इसमें आता है जय, कौन सा, जय आता है जिसमें नुक्ता होगा, क्या, नुक्ता वाला जय। तो ये हमारे कौन से हैं, दो, ये जो है हमारे उच्छिप्त व्यंजन। एक इसमें आता है हमारा जय, तो ये किस में आते हैं, सहघोष में आते हैं, किस में, सहघोष में। ठीक है, अब देखें उच्छिप्त मैंने बता दिया, उच्छिप्त हमारे कितने होते हैं, दो होते हैं। ये वाले कौन कौन से, एक तो ये और एक होता है हमारा कौन सा, ये वाला, क्या होता है, ये वाला। ये हमारे कौन से, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, कौन से, उच्छिप्त। ठीक, अगर देखो मैं पार्श्विक की बात करूँ तो पार्श्विक किसे बोलते हैं, पार्श्विक बोलते हैं लय को। किसको बोलते हैं, पार्श्विक जो होता है लय को बोलते हैं। ऊष्मीय की बात करें तो ऊष्मीय हमारे कौन कौन से होते हैं, ऊष्मीय हमारे कितने होते हैं, चार। कितने होते हैं, ऊष्मीय की संख्या हमारी कितनी होती है, चार। कौन कौन सी होती है, देखे पहले स, उसमें कितने होते हैं हमारे, ये होते हैं कितने हमारे, चार होते हैं। कौन कौन से, देखो पहला एक तो ये वाला स है, ठीक, एक होता है ये वाला स, एक ये वाला स और एक है। तो ये कितने होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से, चार, स और है। ये कौन से होते हैं हमारे, उसमें होते हैं। कौन से, उसमें। देखें आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें लिखा है जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दो गुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्या, पुलुप्त स्वर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गुरु स्वर। ऑप्शन नंबर सी है मूल स्वर। ऑप्शन नंबर डी है हमारा लघु स्वर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा क्या, लघु स्वर। फिर से देखें क्वेश्चन क्या लिखा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दो गुना समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, देखो उनको कहेंगे हम ऑप्शन नंबर बी, क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम गुरु स्वर। क्या कहेंगे उनको हम, गुरु स्वर। गुरु स्वर को ही हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। इनको ही क्या कहते हैं हम, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए क्या दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखें अगर मैं किसकी बात करती हूँ, पुलुप्त स्वर की बात करते हैं। देखो पुलुप्त स्वर किसे कहते हैं, पुलुप्त स्वर कहते हैं कि जिनके उच्चारण में दीर्घ एवं ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगा, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पुलुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि राम, श्याम, ओम, जिनमें बोलने में अधिक समय लगे। किससे, किससे, दीर्घ स्वर से और किससे, पुलुप्त स्वर से क्या अधिक समय, ह्रस्व स्वर से और किससे, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पुलुप्त स्वर कहते हैं, पुलुप्त स्वर कहते हैं। अब देखिए बात करें किसकी, मूल स्वर की। किसकी, मूल स्वर की। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या, इसमें किस किस को, हाँ इसकी अगर मैं पुलुप्त स्वर की बात करती हूँ तो देखो इसमें क्या बताया मैंने कि जिसमें किससे, दीर्घ स्वर और किससे, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे। दीर्घ स्वर और किससे, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। अधिक समय लगे तो उसको क्या कहते हैं, हम उनको हम पुलुप्त स्वर कहते हैं। क्या, पुलुप्त स्वर कहते हैं। देखो बात करते हैं किसके, मूल स्वर की। अगर मैं मूल स्वर की बात करूँ तो मूल स्वर को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। किसको, ह्रस्व स्वर, यानी कि जो एक मात्रा का समय लगता है, जिसमें क्या एक मात्रा का समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे चार। कितने, कौन कौन से होते हैं, देखो ए,
क्या होता है, एक तो होता है हमारा ए, एक होता है ई छोटी ई, और एक कु छोटा हु, और एक होता है हमारा क्या, रे से ऋषि, क्या होता है, रे होता है। ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं क्या, मूल स्वर। कौन से हैं, मूल स्वर। ठीक, अगर देखो लघु स्वर की बात करो तो लघु स्वर का मतलब होता है क्या, छोटा। क्या होता है, इसका मतलब होता है छोटा, किसका, लघु का। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि किस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, उसका स्थान बताना है। फिर से देखें क्वेश्चन क्या है, कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान होगा। तो बताइए, क्या मूर्धन्य होगा, वस्य होगा, क्या होगा, वस्य होगा, या काकल्य होगा, या फिर कंठ्य होगा। क्या होगा इसमें, काकल्य होगा या कंठ्य होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी होगा। क्या होगा, सी। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा काकल्य। क्या होगा इसमें, काकल्य। देखो काकल्य को हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, कंठ कहते हैं, कंठ कहते हैं, या फिर इसको हम बोल देते हैं क्या, कंठ्य। क्या बोल देते हैं इसको ही हम बोलते हैं, कहते हैं क्या, कंठ्य। इसको ही हम क्या बोल देते हैं, कंठ्य। ठीक, तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। अगर मैं कंठ्य की बात करूँ तो कंठ्य में कौन कौन से वर्ग आते हैं, इसमें हमारे कै वर्ग आता है, कै वर्ग आता है इसमें हमारा। ठीक है, ए आता है, कै वर्ग आएगा, ए आएगा, ए आएगा, और एक इसमें आता है हमारा कौन सा, विसर्ग। क्या आएगा इसमें, एक आएगा हमारा विसर्ग। तो देखिए विसर्ग कौन सा, ये वाला, ये क्या होगा इसमें, एक हमारा विसर्ग होगा। ठीक, आगे बात करें, आगे देखते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, मूर्धन्य की। देखिए कि मूर्धन्य जो है, मूर्धन्य को इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको हम मूर्धा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम मूर्धा, मूर्धन्य को क्या बोल देते हैं हम, मूर्धा। क्या, मूर्धा। तो देखिए इसमें मूर्धन्य में क्या आता है, इसमें एक तो आते हैं हमारे कौन कौन से, टे वर्ग। क्या आते हैं इसमें हमारे, टे वर्ग आएगा, एक इसमें आएगा हमारा री। क्या आएगा, एक इसमें हमारा आता है री, और एक आता है इसमें हमारा स। क्या आता है इसमें हमारा स। स भी हमारा किस में आता है, ये भी हमारा किस में आ जाता है, मूर्धा में आता है। किस में आता है, मूर्धा में आता है। ठीक है, तो देखे आगे, ये यहाँ पर वत्स्य नहीं है, क्या है ये, यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर लिखा है क्या, वत्सर्य। क्या लिखा है, ये हमारा वत्सर्य लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, वत्सर्य। ठीक है, अब देखो वत्सर्य, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, किसकी, वत्सर्य की बात करते हो, देखो इसको क्या कहते हैं। देखो ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण, ये जो वत्स्य है, ये जो होता है, ये नहीं है यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर सही लिख दिया। जैसे वत्स्य बोलते हैं, ये आधा तय है। क्या है, ये आधा तय। ठीक, फिर से लिख देती हूँ मैं इसे, देखें ये यहाँ पर ये वत्स्य लिखा है। ठीक, अगर मैं बात करूँ देखो इसकी, तो इसका क्या है, ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय के जो हमारी जीभ का आगे का भाग है, जो हमारी जीभ का आगे का भाग है, भाग ऊपर के जो मसूड़े हैं, ऊपर के मसूड़ों के क्या, ऊपर के मसूड़े से लगकर, यानी कि पीछे वाले हिस्से को छूता है। ऊपर वाले मसूड़े से लगकर जो पीछे वाले हिस्से को छूता है, तो वो ही किसको बोलते हैं, वत्स्य को बोलते हैं। किसको, वत्स्य। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं न, रे, ले, से, जय। तो ये सब क्या आते हैं हमारे, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे न, ले, क्या इसमें न, ले, और क्या क्या आते हैं, रे, से, रे भी इसी में आता है, से, एक किसमें आ जाता है, जैसे कि स होगा, जय होगा, क्या हो जाता है, ये वाला से, और ले, ले तो मैंने लिख दिया इसमें, ले, ये वाला जय, ये वाला जय। तो ये भी हमारे किससे आते हैं, जो मतलब हम किस में आ जाते हैं, ये हमारा वत्स्य में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो कंठ्य की तो आपको पता है, कंठ्य को क्या कहते हैं, काकल्य बोलते हैं। बता दिया मैंने कंठ्य कौन कौन सा था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखें,
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। बताना है उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। तो बताइए कौन सा वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इसमें क्या उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है उसी वर्ग का कौन सा चतुर्थ वर्ण हो जाएगा या चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा उसी वर्ग का क्या प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो इसमें हमारा कौन सा वर्ग होगा, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लिखा है कि उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। कौन सा, पंचम वर्ण। अब देखो अगर मैं अनुनासिक की बात करूं तो अनुनासिक कौन सा होता है हमारा, अनुनासिक हमारा एक होता है कौन सा, जिसके ऊपर हम ऐसे चंद्र बिंदु लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बिंदु। ठीक, ये होता है क्या हमारा अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। आगे बात करते हैं। देखे अगर मैं पंचम वर्ण की बात करूं तो देखो पंचम वर्ण यानी कि इसका मतलब कितने, 5 वर्ण। कितने, 5। तो ये कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो हमारा होता है अण, एक तो ये वाला अण हो गया, फिर अय्या, फिर कौन सा होगा हमारा ये वाला अय्या, फिर एक होता है हमारा अण ये वाला, फिर होता है हमारा कौन सा न और मैं, न और एक मैं। तो ये होते हैं हमारे कौन से, पंचम वर्ण। इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको हम पंचम वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम पंचम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो देखो ये जो आता है ये हमारा आता है किसमें, कै वर्ग में। ये जो आता है ये आता है हमारा किसमें, कै वर्ग में। किसमें आएगा, ये जो आएगा ये हमारा आएगा कै वर्ग में। ये आएगा हमारा किसमें, चै वर्ग में। किसमें, चै वर्ग में। जो ये वाला जो अय्या है ये वाला हमारा किसमें आएगा, ये हम आएगा चै वर्ग में। ये आ जाएगा हमारा किसमें, टै वर्ग में। ये आएगा हमारा किसमें, तै वर्ग में। और ये आएगा हमारा किसमें, पै वर्ग में। किसमें, पै वर्ग में। ठीक, किसमें आएगा, पै वर्ग में। अब देखो मैं बात करती हूँ किसकी, ऑप्शन नंबर ए की बात करती हूँ। कह रहा है कि उसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा। देखो वर्ग की बात करते हैं, देखो इसकी मैं एक छोटी सी तालिका बनाती हूँ। जैसे देखो पहले कै वर्ग में, कै वर्ग, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ। देखो कै वर्ग में कौन कौन सा आएगा, कै, और इसमें हमारा ख, घ और घ और एक ये वाला अण है। क्या होगा, ये वाला अण है। नीचे बात करती हूँ किसकी, चै वर्ग की। तो देखो चै वर्ग में कौन कौन सा आएगा, चै, एक तो चै वर्ग में चै आ गया, चै वर्ग में चै हो गया, छ हो गया, झ हो गया, क्या हो गया, झ हो गया, एक ये वाला झ हो गया और एक ये वाला अय्या होगा। क्या होगा, अय्या। तो ये आगे हमारे किसके, चै वर्ग है। अब देखो बात करते हैं किसकी, टै वर्ग की। तो टै वर्ग में कौन कौन सा आएगा, टै आ गया हमारा, टै, ठै, ढै, टै, टै वर्ग, ठै वर्ग और ढै वर्ग। क्या होगा, डै वर्ग और एक ये वाला ढह ढक्कन वाला। ये आएंगे किसमें, हमारे टै वर्ग में। अब बात करते हैं हम तै वर्ग की। किसकी, तै वर्ग, न। तो ये हमारे किस में आएंगे, तै वर्ग में। और एक और आएगा हमारा किसमें, पै वर्ग में। क्या आएगा, पै वर्ग में। ठीक, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा नीचे लग दिया, मैं इसको दोबारा मिटाकर इसको मैं ऊपर लिखती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट में इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। देखिए यहाँ से लिखती हूँ, यहाँ पर कै वर्ग, कै, ख, घ, घ और अण। ये आ गया पहला हमारा। फिर है हमारा चै वर्ग, चै, ये होगा चै वर्ग, छ वर्ग और जै, झ, ये होगा हमारा झ। आगे आएगा कौन सा हमारा, टै वर्ग, टै, ठै, ढै, ढह ढक्कन वाला ढह और ये वाला अय्या।
ठीक। उसके बाद में आएगा हमारा कौन सा, टय वर्ग, फिर आएगा हमारा तय वर्ग। ठीक। और उसके बाद में आएगा हमारा पै वर्ग, पै, इसमें फै, पै आएगा, इसमें फै आएगा, और इसमें बै आएगा हमारा, और भै आएगा, और इसमें आ जाएगा हमारा मैं, ये आ जाएगा मैं। अब देखो ये तो हो गया हमारा क्या, पंचम, क्या हो गए, ये तो हमारे हो गया क्या, पंचम वर्ण। ये हो गया हमारे क्या, पंचम वर्ण। अब इसमें लिखा है उसी वर्ग का कौन सा, सभी उसी वर्ग का तीसरा या चौथा। देखो ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा, ये होगा चौथा, और ये होगा हमारा पांचवा। क्या होगा, पांचवा। ठीक, कौन सा होगा, पांचवा। अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के अनुकूरण, क्या ध्वनि के अनुकूरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी क्या व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर बी है हमारा देशज शब्द, ऑप्शन नंबर बी है क्या विदेशज शब्द, ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्या प्राकृत शब्द। क्या होते हैं, प्राकृत शब्द। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे कौन से, देशज शब्द। कौन से होते हैं, देशज शब्द। तो अगर मैं देशज शब्द के अर्थ की बात करूँ तो इसका अर्थ होता है कि देश में जन्मा, या जो देश में जन्मा हो। क्या होता है इसका अर्थ, देश में क्या जन्मा हो। तो क्या हो, जन्मा हो, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, देशज बोलते हैं। क्या, देशज। देखो अगर मैं देशज शब्द की परिभाषा की बात करूँ तो इसकी परिभाषा सुने कि जिनकी उत्पत्ति का स्रोत अज्ञात होता है, लेकिन वे किसी क्षेत्र विशेष या देश में आए या बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, तो उनको ही क्या हम क्या कहते हैं, उनको हम देशज शब्द बोलते हैं। ये शब्द क्या, ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में शामिल हुए। कहाँ से, जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उसमें हिंदी में शामिल हुए। अब जैसे मैं इसके एक दो एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने लिख दिया लोटा, पगड़ी, थैला, कटोरा, ये सब कैसे शब्द है हमारे, ये सब हमारे देशज शब्द है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें। अब देखो विदेशज शब्द की बात करते हैं, किसके, विदेशज। अगर मैं विदेशज शब्द की बात करूँ तो ये क्या होते हैं, इसका अर्थ होता है क्या, विदेश से जन्मा, आया हुआ। क्या, विदेश से जन्मा या फिर आया हुआ, क्या, आया हुआ। इसको क्या बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका अर्थ। आया हुआ, तो ये क्या है, आया हुआ, ये क्या है इसका अर्थ है क्या, विदेश से जन्मा। ठीक। अगर देखो मैं इसकी बात करूँ तो इसके मतलब विदेश से आया, जैसे कि इसके एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया इसके एग्जाम्पल अफसर, लालटेन, हॉस्पिटल, कैप्टन, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये हमारे विदेशी शब्द के उदाहरण। अब देखो बात करते हैं, अगर मैं तत्सम शब्द की बात करूँ तो देखो तत्सम शब्द का, अगर मैं तत्सम का संधि विच्छेद करती हूँ तो इसका अर्थ होता है कि तत् धन सम। क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करती हूँ तो क्या होगा इसका, तत्, क्या, तत्सम, तत् धन सम। तो ये क्या होगा, इसका अर्थ, संधि विच्छेद। अगर मैं इसके अर्थ की बात करूँ तो इसका अर्थ होता है कि उसके समान। क्या, उसके समान, अर्थात क्या, संस्कृत के समान। किसके समान, उसके समान या संस्कृत के समान। उसके समान, या फिर मैं लिख दूं किसके, संस्कृत के समान। क्या, संस्कृत के समान। ठीक है। अगर देखो मैं तत्सम शब्द की परिभाषा की बात करते देखो किसको कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, कहते हैं कि संस्कृत ऐसे शब्द जिसे हम जियो के तियो
जियो के त्यों में प्रयोग करते हैं, जो के तो में ऐसे प्रयोग करते हैं, जैसे है मतलब ऐसे ही प्रयोग करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, तत्सम के शब्द कहते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द बता दें, जैसे अग्नि, वायु, माता पिता, प्रकाश, ये सब कैसे हैं, ये सब हमारे तत्सम शब्द है। प्राकृत की तो आपको पता है कि प्राकृत कैसे, जो प्राकृत से लिए प्राकृत के शब्द है वो आए हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है क्या, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। किसके, अगर मैं बात करूं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है 6। तो कितने भेद होते हैं, संज्ञा के होते हैं 3 भेद। कौन से 3 भेद, किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं, देखो संज्ञा के 3 भेद। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला। दूसरा होता है कौन सा हमारा, दूसरा होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा होगा हमारा क्या, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होएगा हमारा कौन सा, भाववाचक संज्ञा। कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर देखो मैं बात कर दूं किसकी, अगर मैं पाँच की बात करती हूँ तो 5 के अगर पूछा जाए कि हिंदी में के अनुसार संज्ञा, हिंदी में किसके, संज्ञा के अनुसार, किसमें संज्ञा के अनुसार हिंदी के कितने, हिंदी में जो है कितने भेद होते हैं इसके, तो 5 भेद होते हैं। कितने, 5। तो 3 तो ये हो गए हमारे कितने, हिंदी में पूछा जाए कि हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, किसके, हिंदी के अनुसार। देखो मैं लिख देती हूँ किसके अनुसार, हिंदी के अनुसार। हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के भेद तो कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे कितने, 5। कितने होते हैं, 5। तो देखो 3 तो यही हो गए हमारे, 3 तो यही हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 2 और ले देती हूँ मैं इसमें, कौन सा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कौन कौन सी 2 और लिख देती हूँ मैं इसमें, कौन सी, एक तो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक हो जाएगी कौन सी इसमें हमारी, समूहवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी समूहवाचक संज्ञा। ठीक, अगर देखो मैं बात कर दूं किसकी, 2 की, अगर पूछा जाए कि क्या मूल प्रकार के आधार पर किसके संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से, यथार्थवाचक और भाववाचक। किसके आधार पर पूछा जाए, मूल प्रकार के आधार पर। किसके आधार पर, मूल प्रकार के आधार पर किसके संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे कितने, 2। कितने हो जाते हैं, ये होते हैं हमारे 2। कितने हो जाते हैं, ये कितने हो जाते हैं, 2। कौन कौन से, यथार्थवाचक, एक तो हो जाएगी कौन सी, यथार्थवाचक, एक कौन सी हो जाएगी, यथार्थवाचक, एक हो जाएगी हमारी कौन सी, भाववाचक। कौन सी, एक हो जाएगी हमारी, कौन सी होगी, एक हमारी यहाँ पर ये दूसरी होगी हमारी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो कितनी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। आगे बात करें, आगे देखें आगे देखें, आगे लिखा है क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है कि समांधिकरण किस अव्यय का भेद है। जो समांधिकरण है ये किस अव्यय का भेद है बताना है। समुच्चय बोधक अव्यय का, क्रिया विशेषण का, संबंध बोधक का, या विस्मय बोधक का। किसका है, विस्मय बोधक का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसमें ए। किसका होगा, ये होगा हमारा समुच्चय बोधक का। किसका, समुच्चय बोधक का। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि तुम प्रतिदिन खेलते हो। उपयुक्त वाक्य में के उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है, क्या बताना है, क्रिया विशेषण किस में बताना है, प्रतिदिन में बताना है।
प्रतिदिन में। तो देखो क्या गुणवाचक क्रिया विशेषण होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, या कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर होगा इसमें हमारा कौन सा, सी। कौन सा होगा, सी। इसमें होगा हमारा कौन सा, कालवाचक। क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है संदेह संचय। क्या संदेह, संदेह, संशय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना, क्या आशंका होना है, वही संशय का अर्थ है। क्या संशय का अर्थ बताना है कि संशय का अर्थ क्या होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है, मन में संग की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी, कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें क्या, क्रोध की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी होगा क्या, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। क्या होगी, वास्तविकता के लिए क्या, के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। कौन सा होगा, डी। क्या होगा, वास्तविकता के लिए क्या, के लिए क्या अनिश्चय की स्थिति होगी। क्या होगी, इसकी स्थिति लेगी होगी। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।